ये जो गणित का क्लास हम लोगों ने शुरू किया है, ये जो है आपके नवोदय की परीक्षा में, विद्या ज्ञान की परीक्षा में या अन्य आगे जब जाएंगे आप बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी, उन सभी में ये काम आएगा। तो आज से हम लोग जो है एक गणित का शुरुआत से जीरो से कोर्स शुरू करते हैं और पहले अध्याय से शुरू करते हैं जिसका नाम है संख्या और संख्या पद्धति। सबसे पहले हमको जानना चाहिए कि अंक क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिजिट। क्या कहते हैं? डिजिट। तो अगर कहा जाए कि अंक यानी डिजिट क्या होता है, तो जो हम काउंटिंग करते हैं, गिनती को पढ़ते हैं या लिखते हैं, तो 0 से 9 तक की जो गिनती होती है इसको हम लोग कहते हैं अंक। अब 9 के आगे जब हम चले जाएंगे तो हमारी बन जाएगी संख्या, और संख्या को इंग्लिश में कहा जाता है नंबर। क्या कहा जाता है? नंबर। अब अगर कहा जाए कि संख्या क्या होती है, तब आप बताएंगे 2 या 2 से अधिक अंकों से बनती है संख्या। 2 अंक लें या 2 से, जैसे 2 अंक लिया मैंने, मान इसी से उठा लीजिए कोई, जैसे ले लिया हमने 2 और 8, तो ये क्या बन गया? 28। तो इसको हम नंबर, इसको हम लोग अंक कहेंगे कि संख्या कहेंगे? तो संख्या कहेंगे। अब 3 अंक की बनानी है, इन्हीं से कोई ले लीजिए, जैसे हमने 3 ले लिया, 7 ले लिया, 6 ले लिया, तो ये कितना लिखा है? 300। तो ये आपकी क्या हो गई? यानी अंकों से ही बनती है संख्या। और संख्या 2 अंक की हो सकती है, 3 अंक की हो सकती है, 4 अंक की हो सकती है, 5 अंक की, कितनी भी बड़ी हो सकती है। जैसे हमने लिखा, इन्हीं में से कोई ले लीजिए, जैसे 5 लिखा आपने, फिर 0 लिखा, फिर 1 लिखा, फिर 6 लिखा, तो ये कितना लिखा हुआ है? 5016। तो ये भी आपकी हो गई संख्या। तो बच्चों अभी हम लोगों ने जाना कि अंक किसको कहते हैं और संख्या किसको कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद आती है बात कि संख्या, जैसे हमने यहाँ पर लिखी 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की, इन संख्याओं को हम लोग लिखेंगे कैसे और पढ़ेंगे कैसे। तो संख्याओं को लिखने और पढ़ने के 2 तरीके होते हैं। 2 प्रकार से संख्या लिखी जाती है और पढ़ी जाती है। कौन से 2 प्रकार? एक तो हम लिखते हैं अंकों में और एक लिखते हैं शब्दों में। तो बच्चों अब हम लोग सीखेंगे संख्याएं लिखना। क्या सीखेंगे? संख्याएं लिखना। अभी तक हम लोगों ने जाना था कि अंक क्या होते हैं और संख्या क्या होती है। तो संख्याएं कैसे लिखी जाती हैं? संख्या लिखने के 2 प्रकार होते हैं। एक तो हम लोग लिखते हैं संख्या अंकों में, और किस में लिखते हैं? शब्दों में भी लिखते हैं, ठीक है। तो आज हम आपको बिल्कुल सरल तरीका बताएंगे जिस तरीके से आप बड़ी आसानी से कोई भी संख्या लिख सकते हैं। प्रायः बच्चों को संख्याएं लिखने में थोड़ी समस्या आती है, इसलिए हमने यहाँ पर एक बनाई है एक संख्या रेल। क्या बनाई है? एक संख्या रेल। ये देखिए एक रेलगाड़ी आपके सामने दिख रही होगी, और इसको हमने नाम दिया है संख्या रेल। संख्या रेल को समझ लीजिए। यहाँ पर जो मैंने रेल बनाई है, यहाँ पर डिब्बे आपको दिखेंगे, 1 डिब्बा, 2 डिब्बा, 3 डिब्बा, और ये है आपकी जो है इंजन है। इस डिब्बे में 3 खाने हैं। जब आप रेलगाड़ी में चढ़ेंगे तो देखेंगे आधा इधर होता है, आधा उधर होता है, लगभग 2 होते हैं, लेकिन इसमें जो है आपके 3 खाने हैं। एक खाने में बैठा है इकाई, दूसरे में बैठा है, तीसरे में सैकड़ा, और ये डिब्बा बच्चों है किसका? 1000 का। किसका है? 1000। लेकिन इस डिब्बे में भी इकाई और दहाई है। कौन कौन है? इकाई और दहाई। इसलिए हमने 2 खाना बनाया। और ये है लाख का डिब्बा, इसमें भी आपका है इकाई और दहाई। इसके आगे अगर हम चाहें तो और भी डिब्बे बना सकते हैं। लाख के बाद किसका आ जाएगा? करोड़ का डिब्बा बना सकते हैं। ये संख्या लिखी है 24,02,05। इसे हमें अंकों में लिखना है। इस संख्या रेल की मदद से बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? यहाँ पर लिखा है 24 लाख, तो हम कहाँ जाएंगे? लाख के डिब्बे के सामने। अब लाख में आपके 2 डिब्बे हैं, 2 खाने बटे हुए हैं, एक इकाई का और एक दहाई का। तो जब 24 हम लिखेंगे तो उसमें इकाई दहाई दोनों होगी कि एक होगा? दोनों। जब 24 लिखा जाएगा तो 24 में ये इकाई है और ये दहाई। तो लाख के सामने 2 आपके डिब्बे हैं,
तो दोनों के सामने आएगा 24। कैसे आएगा? दहाई के सामने 2 और इकाई के सामने 4। फिर कहता है 200, यानी सैकड़ा के सामने कितना आएगा? 2। फिर कहता है 5, तो 5 किसके सामने आएगा? इकाई के सामने। अब बच्चों जो छूट गए हैं, देखिए 1000 के सामने कुछ नहीं आया, तो यहाँ पर 2 पहिए बने हैं, इसके सामने 0 बना दो, इसके सामने कुछ नहीं आया 0 बना दो, यहाँ पर भी 0 बना दो, तो आपकी संख्या बन गई 24,02,000। समझ में आ गया कि नहीं? अब एक संख्या और आपके सामने आ गई 4,05,035। इसको आपको लिखना है अंकों में। तो यहाँ पर कितना लिखा है? लाख। सबसे पहले लाख आया तो लाख के पास जाएंगे, और लाख कितना बता रहा है? 4। इसमें इकाई दहाई दोनों है कि केवल इकाई है? इकाई। तो हम क्या करेंगे? दहाई वाला खाना छोड़ देंगे और इकाई के सामने क्या लिखेंगे? 4। तो लाख में आपका 4 हो गया। फिर कहता है 5,000। क्या कहता है? 5,000। तो 1000 में 5 आया है, तो 5 में इकाई दहाई दोनों है कि इकाई है? इकाई। तो हम 1000 में 2 डिब्बे होते हैं, एक इकाई का एक दहाई का। तो 5000 में केवल इकाई है, तो इकाई के सामने कितना लिखेंगे? 5। समझ में आ गया? अब देखिए 5000 हो गया। इसके बाद कहता है 35। तो 35 में क्या है? इकाई और दहाई। तो इकाई के सामने 5, दहाई के सामने 3, तो ये हो गया 35। अब जितने भी आपके डिब्बे छूट गए हैं या ये जो पहिया छूट गए हैं, उनके सामने बना देना है 0। तो देखिए इसके सामने कुछ नहीं आया, 0 बना दीजिए, इसके सामने कुछ नहीं आया, 0 बना दीजिए। तो ये संख्या आपकी हो गई 4,05,035। समझ में आ गया? अब तो कोई भी संख्या लिख लोगे। जैसे देखिए बच्चों, एक ये प्रश्न लिखा हुआ है 5,555 को लिखा जाता है। ये नवोदय की 2023 की परीक्षा में आया है। आइए संख्या रेल की मदद से हम बनाते हैं और पता लगाते हैं तो कौन सा उत्तर सही है। सबसे पहले क्या लिखा है? 5000। तो 5000 जब आप ऐसे लिखोगे तो यहाँ पर इकाई दहाई दोनों आएगा कि केवल इकाई आएगा? इकाई। तो 1000 के सामने आप इकाई में लिखेंगे 5। हो गया। फिर लिखा है 500। क्या लिखा है? 500। तो सैकड़ा के सामने कितना आएगा? 5। फिर क्या लिखा है? 55। तो 55 में क्या होगा? इकाई और दहाई दोनों। तो कौन सा उत्तर सही आ गया? अभी आप लोग कोई ए बता रहा था, कोई बी बता रहा था, कोई सी बता रहा था। तो जब इसको आप बना लेंगे तो इसकी मदद से जब बनाएंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। देखिए बच्चों, एक प्रश्न और आया है। ये नवोदय की परीक्षा में 2021 में आया है। लिखा है 2,02,000 को अंकों में लिखो, और यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए हैं। बताइए कौन सा उत्तर सही है? सी। सबका सी है। आइए संख्या रेल से समझते हैं कि कौन सा होगा। सबसे पहले उसने बताया 2 लाख। क्या लिखा है? 2 लाख। तो जब 2 लाख हम लिखेंगे तो 2 में इकाई दहाई दोनों है कि इकाई है? इकाई। तो लाख के सामने जाएंगे, यहाँ पर 2 डिब्बे हैं, एक इकाई का और एक दहाई का। तो हम आप क्या करेंगे? 2 किसके सामने लिखेंगे? इकाई के सामने। 2000। जब 2000 आप लिखेंगे तो 1000 में इकाई और दहाई दोनों आएंगे कि इकाई अकेला आएगा? तो 1000 में भी 2 डिब्बे हैं, इकाई और दहाई का, और ये 2 हम लिखेंगे इकाई के सामने। ये खाली छूट गया तो यहाँ पर बना देंगे 0। तो 2000 हो गया। बस 2,02,000, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। अब क्या करेंगे? 0। इसके बाद कुछ आगे बताया ही नहीं, सैकड़ा दहाई इकाई कुछ है नहीं, तो सबके सामने क्या करेंगे? 0 बना देंगे। कौन सा उत्तर सही आया? ये वाला सही आया। यानी कि आप लोगों ने इसका उत्तर सही बता दिया था। यानी कि अब नवोदय की परीक्षा में अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप लोग कर लेंगे ना, क्योंकि आपका उत्तर सही निकल गया था। तो देखिए बच्चों, एक तीसरा प्रश्न लिखा हुआ है। ये 2019 नवोदय में आया है। इसमें लिखा है 16,08,13। इसको अंकों में लिखा जाता है। A, B, C, D 4 पार्ट दिए गए हैं। आप देखकर बताइए कौन सा उत्तर सही है? सी के अलावा डी। डी किसका है? सी और डी के अलावा कोई नहीं। चलिए आइए देखते हैं इसके अनुसार क्या लिखा है। 16 लाख। आप इसको क्या करेंगे? ऐसे लिख लेंगे 16 लाख, और फिर देखेंगे यहाँ पर लाख में 2 डिब्बे आपके हैं, एक इकाई का और एक, इसमें दोनों आपका है इकाई और दहाई।
तो लाख में दोनों में लिख देंगे 16। फिर कहता है 800, सैकड़े के सामने आ जाएंगे 8, और 100 के बाद कितना है 13। 13 का मतलब 1 दहाई 3, बीच में कितने डिब्बे छूट गए 1 और 2, तो ये हो गया आपका 16,813। बताइए कौन सा मैच कर रहा है? तो जिन्होंने सी बताया उनका उत्तर, यानी अब आप लोग नवोदय में अगर इस तरह का प्रश्न आएगा तो कर लेंगे। इसी आधार पर हमने यहाँ पर अभ्यास के लिए 4 प्रश्न और दिए हैं। इन चारों प्रश्नों को आप लोग नोट कर लेंगे और इनको हल करके लाएंगे। कल आप लोग आकर के चेक कराएंगे, ठीक है? नोट कर लीजिए। इस संख्या रेल की मदद से कल हमने आप लोगों को संख्याएं लिखना सिखाया था और आप लोगों ने लगभग बच्चों ने सीख भी लिया है। आज हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय मान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेस वैल्यू, और अंकित मान या इसी को कहा जाता है जातीय मान, जिसको कहते हैं फेस वैल्यू। अब आप कहेंगे सर जी ये तो बड़ा सरल है, इससे क्या परीक्षा में आएगा? तो बच्चों परीक्षा में इससे भी प्रश्न आते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर हम दिखाएंगे कि कौन कौन से प्रश्न नवोदय की परीक्षा में इससे संबंधित आए हुए हैं। जैसे यहाँ पर कोई संख्या लिखी है, मान लीजिए कितना लिखा है ये, तो यहाँ पर कौन कौन से अंक प्रयोग किए गए हैं? 6, 7, 2, 5। ये जितने भी अंक लिखे हुए हैं इन सभी अंकों का स्थान अलग अलग है, जिसको मैंने कल आपको संख्या रेल की मदद से बताया था। स्थानीय का मान का मतलब ये है कि ये हमारा अंक किस स्थान पर है, इकाई के स्थान पर है कि दहाई के स्थान पर है कि सैकड़ा के स्थान पर है, तो 1000 के स्थान पर है कि 10,000 के स्थान पर है, लाख के स्थान पर है या 10 लाख के स्थान पर है। जैसे यहाँ पर कहा जाए कि 6 का स्थानीय मान कितना होगा, तो आपने 6 लिखा और 6 के बाद कितने अंक हैं? 1, 2, 3। तो यहाँ पर क्या करते हैं? 3 जीरो बना देते हैं। तो 6 का स्थानीय मान कितना आ गया? 6। अगर पूछा जाए 7 का स्थानीय मान, क्या पूछा जाए? तब आप क्या लिखेंगे? 7 और आगे कितने अंक बचे हैं? 1, 2, 2 जीरो बना देंगे। तो 7 का स्थानीय मान कितना है? 700। सभी लोग ध्यान से समझ रहे हैं कि नहीं? 2 का स्थानीय मान अगर पूछा जाए तो 2 लिखिए और 2 के आगे कितना अंक है? 1। तो 2 का स्थानीय मान कितना हो गया? अब फिर पूछा जाए 5 का स्थानीय मान, तब 5 का स्थानीय मान कितना रहेगा? क्योंकि 5 के आगे कोई अंक नहीं है। अब आइए स्थानीय मान आपने समझ गए, यानी कि 6, 7, 2 और 5 ये किस स्थान पर है, उनकी वैल्यू कितनी है, प्लेस वैल्यू, वो आपने बता दी। समझ गए? अब आइए अंकित मान या जाति मान यानी फेस वैल्यू पर। यही मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ 6725। अब यहाँ पर हम लिखेंगे 6 का अंकित मान। बताइए कोई जानता है? 6,000 है? अंकित मान में उसका कोई भी मान बदलता नहीं है, यानी कि जितना उसका मान है उतना ही लिखेंगे। वो किस जगह पर है इससे हमें कोई मतलब नहीं, वो चाहे इकाई की जगह पर हो, चाहे दहाई की जगह पर हो, चाहे 1000 की जगह पे हो। तो अंकित मान का मतलब है जितना उसका मान है, ठीक है ना? तो 6 का अंकित मान कितना लिखोगे? 6। 7 का अंकित मान कितना लिखोगे? 7। 2 का अंकित मान कितना लिखोगे? 2। इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। 5 का अंकित मान कितना रहेगा? 5। दोनों चीजें आपने समझ ली। तो बच्चों इससे संबंधित एक प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है। संख्या ये लिखी हुई है, इसमें 5 के स्थानीय मूल्यों यानी कि इंग्लिश में कहेंगे प्लेस वैल्यूज का योग कितना है। तो सबसे पहले इसमें इस क्वेश्चन को पढ़ करके समझ में आया क्या पूछ रहा है? यस सर। इसमें हम देखेंगे 5 के स्थानीय मान क्या क्या हैं। 5 कितनी बार आया इसमें? 2 बार। सबसे पहले 5 यहाँ पर आया है। यस सर। आया कि नहीं? यस सर। इस 5 का स्थानीय मान कितना होगा? 5 लिखा मैंने और आगे 1 अंक आ रहा है 0, तो 1 जीरो बना दिया, 1 मिल गया। 1 5 यहाँ पर भी आ रहा है। यस सर। इसका स्थानीय मान कितना होगा? तो यहाँ पर 5 लिख लीजिए और कितनी जीरो बनाएंगे? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 जीरो बनाएंगे। 5 का स्थानीय मान कितना हो गया? 5 लाख। इस 5 का स्थानीय मान कितना हुआ?
फिर कहता है जो भी स्थानीय मान है इसके, इनका योग बताइए। योग माने क्या होता है? जोड़ना। इन दोनों को जोड़ देना है। तो कैसे जोड़ोगे? ये जो लिखा हुआ है इसी में इसको जोड़ना है। तो इसको हम इसके नीचे कैसे लिखेंगे? यहाँ से शुरू करेंगे, ये 0 इसके सामने बनाएंगे और ये 5 इसके सामने बनाएंगे और लाइन खींच देंगे। इसके बाद जोड़ दीजिए, 0 में 0 जोड़ा, 0 में 5 जोड़ा और ये 0, ये 0, ये 0 और ये। अब बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? डी सही है। तो डी आंसर आपका सही है। इस तरह से आएगा। देखिए बच्चों, ये दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है। ये एक संख्या लिखी हुई है, इसमें पूछ रहा है किस अंक का स्थानीय मान सबसे अधिक यानी सबसे ज्यादा है। ये प्रश्न आपका 2005 में पूछा गया है नवोदय में। किस सन में आया ये? 2005 में। इसके ऑप्शन दिए गए हैं। अब आपको बताना है इस संख्या में 3 का स्थानीय मान सबसे ज्यादा है कि 4 का, 7 का या 6 का? 7 का। 3 का। 2 उत्तर आ गए। किसी ने बताया 7 का, किसी ने बताया 3 का। इसके अलावा और कोई? चलो बस अब ध्यान से सुनिए। अब हम ये देखेंगे यहाँ पर 6 का स्थानीय मान कितना है? 6 का स्थानीय मान कितना है? 4 का स्थानीय मान कितना है? 7 का स्थानीय मान कितना है? 700। देखते जाइए, 0 से मतलब है नहीं। 3 का स्थानीय मान कितना है? 3 के आगे कितनी 0 बनाएंगे? 4 0। अब इनको पढ़ के देखिए सबसे ज्यादा कौन है? 6 ज्यादा है कि 40 ज्यादा है कि 700 ज्यादा है या 30,000 ज्यादा है? 30,000 ज्यादा हुआ। तो सबसे ज्यादा स्थानीय मान किसका हुआ? कौन सा उत्तर सही होगा? ए सही होगा। जिन्होंने 7 बताया था वो किस हिसाब से बताया था भाई? क्या सोच के बताए थे? अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए आपको सवाल बदल सकता है। अगर यहाँ लिख दिया जाए अंकित मान किसका सबसे ज्यादा है, इसी सवाल को क्या कह सकता है? इसमें बताइए किस अंक का अंकित मान सबसे ज्यादा है। तब अंकित मान सबसे ज्यादा किसका होगा? 7 का। दोनों तरह के प्रश्न याद रखिए। पता चला अंकित मान पूछा गया, तुमने स्थानीय मान लिख दिया, कंफ्यूज हो गए। तो सवाल हमें प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। उसने अंकित मान बोला है या स्थानीय मान बोला है। स्थानीय मान में देखेंगे वो इकाई पर है कि दहाई पर है कि सैकड़े पर है, और अंकित मान में तो जो मान उसका लिखा है वही लिख देंगे। समझ में आ गया? बैठ जाओ। देखिए बच्चों, एक प्रश्न और मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर। ये एक संख्या लिखी हुई है, इसमें ये कह रहा है 4 के स्थानीय मान और अंकित मान, यहाँ दोनों बातें कही गई हैं। इस प्रश्न में अंकित मान भी कह रहा है और स्थानीय मान भी कह रहा है। 4 का अंकित मान भी देखना है और स्थानीय मान के में अंतर कितना है। अंतर का मतलब समझते हो? यस सर, घटाना। तो ये आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है। तो सबसे पहले उसने कहा स्थानीय मान, तो 4 का स्थानीय मान कितना होगा? 4 का स्थानीय मान कितना होगा? 4 बनाइए, आगे कितने 0 बनाएंगे? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये तो हो गया 4 का स्थानीय मान। यहाँ लिखा है स्थानीय मान, लिखा है। फिर कह रहा है अंकित मान 4 का कितना है, और अंकित मान तो उतना ही होता है जितना 4 का 4, 5 का 5, 8 का 8। तो 4 का अंकित मान कितना है? 4। 4 का अंकित मान कितना है? 4। अब ये हो गया स्थानीय मान, ये हो गया अंकित मान। इन दोनों में क्या करेंगे? अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है? तो इससे इसको घटाना है, यानी 4 आप यहाँ पर लिखेंगे और माइनस कर देंगे। अब इसको घटाइए, कैसे घटाओगे? 0 में से 4 जाएगा नहीं, तो यहाँ से ले जाओगे, कितना आएगा? यहाँ कितना आएगा? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अब मिलाइए कौन सा उत्तर सही है। अभी तो आप लोग भी बता रहे थे। बिना सोचे समझे, देखिए बिना सोचे समझे उत्तर मत बताइए, अंदाज के बता दिया। देख लिया स्थानीय मान, फटाक से बता दिया ये। अरे पूरा ध्यान से पढ़िए। स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर पूछ रहा है। बात समझ में आ गई? देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने 2 चित्र बनाए हुए हैं। यहाँ पर लिखा है चित्र 1 और ये लिखा हुआ है चित्र 2। इन दोनों को देख करके बताइए इन दोनों चित्रों में क्या अंतर है। कौन बताएगा? बताइए, महक बताइए। आ जाओ, दौड़ के आ जाओ। हाँ महक बताइए, इन दोनों चित्रों में क्या अंतर है? सर जी, ये छोटा वाला इधर है और इसमें छोटा वाला इधर है।
इसमें छोटा वाला इधर है, इसमें छोटा वाला उधर है। इसके अलावा और कोई कुछ बता सकता है? आ जाओ बताइए। ये वाला चित्र बढ़ रहा है और ये घट रहा है। ये वाला बढ़ रहा है, ये वाला घट रहा है। बहुत बढ़िया। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये लाइन सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ी हो गई, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी। इसमें क्या हो रहा है, इस चित्र में रेखाओं की लंबाई बढ़ती चली जा रही है, और इसमें क्या हो रहा है, घटती चली जा रही है। तो इसको हम लोग कहेंगे बढ़ता हुआ क्रम। क्या कहेंगे? बढ़ रही है कि नहीं लंबाई? और इसको क्या कहेंगे? घटता हुआ क्रम। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बढ़ता हुआ क्रम। लेकिन इसको गणित की भाषा में क्या कहेंगे? वेरी गुड, इसको कहेंगे आरोही क्रम। क्या कहेंगे? इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? असेंडिंग ऑर्डर। इंग्लिश में क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रेखाओं की लंबाई घट रही है, तो हम इसको कह सकते हैं घटता हुआ क्रम। क्या कहेंगे? लेकिन गणित की भाषा में क्या कहेंगे? अवरोही क्रम। वेरी गुड। और अवरोही क्रम को इंग्लिश में क्या कहेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या कहेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब ये है, अब संख्याओं के हिसाब से समझिए। यहाँ पर क्या होगा कि कुछ संख्याएं आपको दी जाएंगी और बताया जाएगा कि इसको घटते हुए क्रम में लिखो या बढ़ते हुए क्रम में लिखो। देखिए जैसे यहाँ पर हमने कितनी संख्याएं लिखी हैं? 1 2 3 4। कितनी संख्याएं लिखी हैं? 4। इन 4 संख्याओं में पूछा जा सकता है कि बढ़ते हुए क्रम में लिखो या कहेंगे घटते हुए क्रम में लिखो। तो बढ़ते क्रम में क्या होता है, सबसे पहले छोटी आती है। बढ़ते क्रम में क्या होता है? छोटी सबसे पहले। देखिए यहाँ पर लाइन सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें ढूंढिए कौन सी है? 47। तो 47 लिख दिया आपने। और ये आपका होगा आरोही क्रम। अगर पूछा जाए क्या होगा? आरोही क्रम में 47 सबसे छोटी संख्या पहले। फिर इससे बड़ी कौन सी है? 74। वेरी गुड। तो 74 लिख दिया आपने। फिर उससे बड़ी 94 हो गई। फिर उससे बड़ी 705। और इसमें चिन्ह कैसे लगाएंगे? अगर चिन्ह लगाना हो तो चिन्ह भी लगा सकते हैं। ये इस तरह से इसमें चिन्ह लगाएंगे, जो बड़ी संख्या होगी उसकी तरफ इसका मुंह खुला रहेगा, ये ध्यान रखिए। अगर इसी को लिखना हो अवरोही क्रम में, तब क्या करोगे? क्या करोगे? सबसे बड़ी सबसे पहले आएगी कि नहीं? तो बड़ी कौन सी है? 705। फिर 94। फिर फिर और इसमें चिन्ह कैसे लगाओगे? इस तरह से। ये हो गई आपकी आरोही क्रम और ये हो गई अवरोही क्रम। सही है बच्चों? अब हम लोग जानेंगे कि अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या क्या होती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रीसीडिंग नंबर, और दूसरी है पूर्ववर्ती संख्या यानी कि सक्सीडिंग नंबर। अगर एक जोड़ दिया जाए तो अनुवर्ती संख्या मिल जाएगी। जैसे में लिखा 81 की अनुवर्ती संख्या, बताइए कितनी होगी? 82। वेरी गुड। 81 की अनुवर्ती संख्या 81 में एक जोड़ देंगे 82 मिल जाएगी। इसी तरह से एक घटाने पर क्या मिलेगी? पूर्ववर्ती संख्या। एक घटाने पर कौन सी मिलेगी? ये मिलेगी आपको एक घटाने पर। जैसे प्रश्न पूछा जाए 81 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 81 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी? तो आपने क्या किया? 81 में से एक कम कर दिया तो आ गया 80। अब आप कहेंगे सर जी आपने तो बड़ा सरल सरल आज पढ़ा दिया है, क्या इससे भी परीक्षा में कुछ आता है? तो मैं अभी आपको बताता हूं कि इससे संबंधित भी प्रश्न परीक्षा में आते हैं। देखिए यहाँ पर एक प्रश्न लिखा हुआ है, इसी से संबंधित यहाँ पर एक प्रश्न दिया है। 1850 की अनुवर्ती संख्या यानी प्रीसीडिंग नंबर कौन सी होगी? बताइए कौन सा पार्ट सही है? सी। तो इस संख्या को ये अनुवर्ती पूछ रहा है तो क्या करेंगे? 1850 लिख करके एक जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा?
1851। दूसरा प्रश्न एक और है, एक संख्या लिखी हुई है, इसकी पूर्ववर्ती संख्या आपको बतानी है। तो कौन सी है इसमें? बी। यानी कि आपने लिखा 8 8 3 3 8, इससे आपने क्या किया? एक माइनस कर दिया। माइनस किया कि जोड़ा? तो 8 में से एक गया 7, बाकी संख्या सब वही रहेगी। ठीक है ना? तो आपका आंसर कौन सा सही है इसमें? सी। ये सी भी बता रहे हैं, बी भी बता रहे हैं। तो बच्चों अब हम लोग नए टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस टॉपिक का नाम है संख्याओं के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ नंबर्स। अभी तक हम लोगों ने संख्याएं सीखी थी, लिखना अंकों में, शब्दों में, संख्या रेल भी देखी थी, अनुवर्ती संख्या सीखे, पूर्ववर्ती संख्या सीखे, असेंडिंग ऑर्डर भी सीखा, डिसेंडिंग ऑर्डर भी सीखा, स्थानीय मान सीखा, इतनी सारी चीज़ें सीख चुके हैं। दुनिया में संख्याएं दो ही प्रकार की होती हैं। एक होती है वास्तविक। कौन सी होती है? वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग कह सकते हैं रियल नंबर। इंग्लिश में क्या कहेंगे? रियल नंबर। और दूसरी बच्चों होती है काल्पनिक। दूसरी संख्या कौन सी होती है? काल्पनिक, जिसको अंग्रेजी में कह सकते हैं काल्पनिक संख्या। संख्या को शॉर्टकट में लिख दिया, इसको इंग्लिश में कहेंगे इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर। क्या कहेंगे? इमेजिनरी नंबर। जैसे कोई आदमी तुम्हारे गांव में तुम्हारे सामने खड़ा है, तो वो वास्तव में खड़ा है कि कल्पना कर रहे हो? सपना तो नहीं देख रहे हो। तो जो वास्तव में दिखाई दे रहा है वो वास्तविक। और तुमने कहा कि फला आदमी मर के भूत बन गया है, तो वो वास्तव में है कि कल्पना है? वो तो कल्पना है, एक सोच लिया। चलो एक उदाहरण और मैं बताता हूँ। मैंने कहा आज एक नया लड़का स्कूल में आया था और वो पूंछ वाला लड़का था। कौन लड़का था? तो ये बात हमारी वास्तविक है कि काल्पनिक है? क्योंकि लड़का के पूंछ होती नहीं है। अगर हम बंदर कहते तो मान भी लेते। तो ये हमने बनाई थी एक संख्या रेखा, और संख्या रेखा पर हमने ये संख्याएं दिखाई हैं जैसे कि आपकी स्केल में होती हैं। तो जितनी भी संख्याएं हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं वो सारी की सारी वास्तविक होती है। क्या 1/2 इस रेखा पे दिखाया जा सकता है? दिखाया जा सकता है। 1/2 का मतलब क्या हुआ? 0 और 1 आधा होता है 1/2। तो 0 और 1 के बीच में आएगा तो 1/2 यहाँ दिखा देंगे। कोई भी दशमलव वाली संख्या हो या भिन्न वाली संख्या हो, सभी संख्याओं को इस रेखा पर हम दिखा सकते हैं। लेकिन जो काल्पनिक संख्या होती है वो कैसी होती है? वो रूट के अंदर अगर माइनस में संख्या लिखी हो तो ये होती है काल्पनिक संख्या। कैसी होती है? इसे अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये आपके अभी सिलेबस में नहीं है। जब आप बड़े हो जाएंगे, हाई स्कूल इंटर में पहुंचेंगे, तब इसको पढ़ना पड़ेगा। अभी केवल आपको यहाँ पर समझना है कि वास्तविक संख्या यानी दुनिया में जो भी हम संख्याएं प्रयोग करते हैं वो सारी की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं, और उन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। अब इसको तो हमें पढ़ना नहीं है, इसको यहीं पर रोक देना है, इसके आगे हमको बढ़ना है। वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है? इसमें सबसे पहली आती है प्राकृतिक संख्या। कौन सी आती है? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। अंशु खड़े हो जाइए और गिनिए कक्षा में कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इन्होंने सारे बच्चे गिन लिए। गिनती आपने कहाँ से शुरू की थी? 1 से। 1 के बाद क्या गिना? 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 5। इसी तरह से आगे आप गिनते चले गए। और इसकी गिनती कहाँ तक गिन सकते हैं? 100 करोड़ अरबों। कोई इसकी लिमिट नहीं है, यानी इसको हम अनंत तक पढ़ सकते हैं। ये अनंत का चिन्ह होता है, इन्फिनिटी। तो अगर कहा जाए प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? 1 से, फिर 1 बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनते चले जाएंगे अनंत तक। ये हमारी हो गई प्राकृतिक संख्या। दूसरी संख्या हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। अब अगर पूछा जाए कि होल नंबर क्या है, यानी पूर्ण संख्या क्या है, तो जो आपने प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी थी उसमें 0 और मिला दीजिए। क्या मिला दीजिए? 0 से शुरू करेंगे। 0 1 2 3 4
5, इसी तरह से चलते चले जाएंगे। तो पूर्ण संख्या कहां से शुरू होती है? 0 से। और प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू होती है? 1 से। तो अगर कहा जाए पूर्ण संख्या क्या है, तो आप बताओगे प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 मिला देने पर पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाती है। एक पूर्ण संख्या है? एक प्राकृतिक संख्या है? 0 प्राकृतिक संख्या है? 0 पूर्ण संख्या है? तीसरा प्रकार है पूर्णांक संख्या, जिसको हम लोग कहते हैं इंटीजर्स। तो पूर्णांक संख्या कौन कौन सी होती हैं? पूर्णांक संख्याओं के लिए हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह से आगे चलते चले जाएंगे। -1, -2, -3, -4, इसी तरह से -5, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। यानी कि जितनी भी धनात्मक संख्याएं हैं और 0 और जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं हैं, ये सभी हमारी होती हैं पूर्णांक संख्याएं। इधर वाली जो संख्याएं हैं जो धन में हैं, ये वाली संख्याएं हमारी कहलाती हैं धन पूर्णांक। क्या कहलाती हैं? धन पूर्णांक। इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और जो ऋण वाली संख्याएं हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऋण पूर्णांक। क्या कहेंगे? ऋण पूर्णांक। इंग्लिश में क्या कहेंगे? निगेटिव इंटीजर्स। क्या कहेंगे? इंटीजर्स। अब ये 0 जो बचा है, ये धन है कि ऋण है? ये जो आपका 0 है, ये उदासीन पूर्णांक होता है। ये ना धन होता है ना ऋण होता है। ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। अभी हम आपको प्रश्न दिखाएंगे, तब उसमें देखेंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब बच्चों आगे हम लोग पढ़ेंगे सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स और विषम संख्याएं यानी ऑड नंबर्स। सम संख्याएं और विषम संख्याओं को समझने के लिए मेरे पास कुछ बच्चे आ जाएं आराम से। इधर आ जाओ और इधर आ जाओ। देखिए हमारे पास कुछ बच्चे आ गए हैं और मैं इन बच्चों को गिन लेता हूँ कितने बच्चे आए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 बच्चे आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा उधर हो जाइए। अब सभी बच्चे जोड़े में आएंगे। अब देखेंगे जोड़ा बना के हुए, जोड़े में हटते जाइए। एक जोड़ा गया। जोड़ा का मतलब समझते हो? जोड़े में कितनी चीज होती है? एक जोड़ा और हट गया, एक जोड़ा और हट गया, एक जोड़ा और हट गया, एक जोड़ा और हट गया। चले हट जाइए। और ये इसका तो जोड़ा ही नहीं बना। तुम्हारा जोड़ा कहाँ गया? इसका तो जोड़ा बना ही नहीं है। कितने बच्चे थे टोटल? 11। जब 11 बच्चों का हमने जोड़ा बनाया तो बन पाया कि नहीं बन पाया? नहीं बन पाया। इसका मतलब जो 11 है वो विषम संख्या है, क्योंकि जोड़ा नहीं बन पाया। तो पूछा जाए 11 सम है कि विषम है? क्यों? क्योंकि 11 बच्चे जब होंगे तो हम जोड़ा नहीं बना पाएंगे। तुम हट जाओ। अब 10 बच्चे बचे। अब देखते हैं जोड़ा बन जाएगा। आइए, एक जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा, 5 जोड़ा। 10 बच्चों में देखिए पूरा जोड़ा बन गया। कोई बच्चा बचा कि नहीं? तो 10 हमारी सम संख्या है कि विषम है? सम संख्या। चलिए बैठ जाइए। अब हम गणित की भाषा में कैसे समझेंगे? इसमें 2 का भाग दीजिए। देखिए पूरा पूरा जाता है कि नहीं? 2 का भाग अगर आप देंगे, 2 2 पंचे 10। शेषफल कुछ बचा? नहीं बचा। इसमें 2 का भाग दीजिए, 2 पंचे 10। शेषफल कितना बचा? 1। तो अगर हम किसी संख्या में 2 का भाग दें और शेषफल बच जाए तो वो संख्या कौन सी होगी? विषम। और अगर किसी संख्या में हम 2 का भाग दें और शेषफल 0 बचे, यानी कुछ भी ना शेषफल बचे, यानी कि 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए, तो वो संख्या कैसी होगी? दोनों बातें समझ में आ गई? तो बच्चों सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 2 सम संख्या होगी, 4, 6, 8, 10, 12, इसी तरह से लिखते चले जाएंगे। ये हमारी सभी सम संख्याएं होंगी, क्योंकि इन सभी में 2 का भाग पूरा पूरा। और विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इन सभी में 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, इसलिए हमारी संख्याएं कौन सी हो गई? विषम। तो सम और विषम संख्याएं आपने समझ ली।
इसको समझने के लिए कुछ बातें हमें और समझनी पड़ेंगी, इसको बहुत ध्यान से समझिए। अब देखिए सम संख्याएं आपने कौन कौन सी लिखी थी? 2, 4, 8, इसी तरह से आगे लिखते चले जाएंगे। विषम संख्याएं कौन सी लिखी थी? 3, 5, 7, 9, 11, 13। अब देखिए यहाँ से कुछ बातें हमें जरूरी देखनी है। क्या क्या? अगर हम एक संख्या इससे उठाएं और एक संख्या इससे उठाएं, इधर से मैंने 4 लिया और इधर से लिया मैंने 5, तो ये 4 हमारी सम है कि विषम है? और 5 विषम है। अब इन दोनों को जोड़िए, 4 और 5 कितना हुआ? 9। तो ये 9 हमारी सम संख्या मिली कि विषम? विषम। यानी एक बात आपको याद रखनी है, क्या? अगर सम संख्या में विषम संख्या जोड़ेंगे तो हमें विषम संख्या ही मिलेगी। इससे एक ले लिया हमने सम संख्या से, मान लीजिए 6, और इससे ले लिया मान लीजिए मैंने 3, इसको घटाया, ये कौन सी संख्या है? और ये कौन सी संख्या है? तो सम संख्या से जब हम विषम संख्या घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? कैसी संख्या मिलेगी? विषम ही मिलेगी। सम संख्या से विषम संख्या जोड़ें तब भी विषम मिलता है, सम संख्या से विषम संख्या घटाएं या विषम से सम घटाएं। जैसे इधर 7 ले लिया और इधर 4 ले लिया, तो 7 से 4 घटाओगे तो कितना आएगा? तब भी आपको मिलेगी विषम संख्या। यानी सम और विषम अगर लिखा जाए, क्या क्या लिखा जाए? सम और विषम, और इनको जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए, चाहे इसमें प्लस करो चाहे माइनस, तो कौन सी मिलती है हमको? विषम ही मिलती है। एक आपने सम संख्या ली, एक आपने विषम संख्या ली, चाहे तो इसको जोड़ दो चाहे तो इसको, जो मिलेगी वो कौन सी संख्या होगी? ये बात यहां से समझ में आ गई? चलिए आगे और कुछ समझ लीजिए। अब देखिए हम कुछ और क्रियाएं करते हैं। एक संख्या सम ले लीजिए और एक संख्या सम और ले लीजिए। एक संख्या सम ली और सम दूसरी संख्या भी ले ली। ये कौन सी संख्या है आपकी? सम, और ये भी सम। जब इन दोनों को जोड़ा कितना आया? 10। तो कौन सी संख्या प्राप्त हुई? सम। यानी कि सम संख्या को सम संख्या से जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? सम संख्या। और अगर घटा दिया जाए तो, जैसे 10 से मान लीजिए आपने घटाया 6, तो 10 भी आपकी सम संख्या है और 6 भी सम संख्या है, तो आपको क्या मिलेगी? तब भी सम संख्या मिलेगी। यानी सम और सम को जोड़ा जाए या क्या मिलेगा? सम ही मिलेगा। तो यहाँ पर आपने क्या देखा? अगर हम दोनों संख्या सम लेंगे, पहली संख्या सम दूसरी संख्या सम, इन दोनों को जोड़ दो या घटा दो, क्या मिलता है? सम ही मिलता है। इस चीज को याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, विषम पर थोड़ा देख लेते हैं। आगे देखिए, अब हम ले लेते हैं दोनों विषम। जैसे हमने लिया 3 और 5, 3 और 5 कितना आया? ये कौन सी संख्या है? विषम। और विषम संख्या में हमने विषम संख्या को जोड़ा तो क्या मिला हमको? सम संख्या मिल गई। और घटा के देख लीजिए, 9 में से कोई संख्या घटा लीजिए। 9 में से मान लो 3 घटाया या 5 घटाया या 7, कुछ भी घटा लो। 9 में से 5 घटा लीजिए, कितना बचा? तो घटाने पर भी आप देखते हैं विषम संख्या से अगर हम विषम संख्या घटाएं तो हमें क्या मिलता है? सम संख्या ही मिलती है। यहाँ पर आपने देखा कि विषम और विषम संख्या अगर ली जाए, विषम और विषम इन दोनों को जोड़ा जाए या घटाया जाए, क्या मिलता है हमको? तो जोड़ने और घटाने पर विषम कब मिलता है ये बताओ? जब सम और विषम को जोड़ते और तब हमें विषम मिलती है। और इनको आपस में जोड़ घटा दो तब भी सम मिलेगी, इनको आपस में जोड़ घटा दो तब भी सम मिलेगी। विषम कब मिलेगी? जब इससे इसको घटाएं या इससे इसको घटाएं या इससे इसको जोड़ें, तब आपको कौन सी मिलेगी? विषम। ये चीजें याद रखनी है। 11, 12 इस 1 में किस संख्या से भाग जाएगा? 1 से। और 2 में किसका किसका भाग जाएगा? है
1 का भी जाएगा और 2 का भी जाएगा। और 3 में 1 का भाग जाएगा और 3 का भाग जाएगा। इसके अलावा और तो किसी का नहीं जाएगा। 4 में 1 से भाग चला जाएगा, 2 से चला जाएगा, 4 से भी चला जाएगा। वेरी गुड। और 5 में 1 का जाएगा और इसके अलावा किसी का नहीं। 6 में बताइए 1 का जाएगा, 2 का, 3 का, 6 का। बहुत बढ़िया। 7 में बताइए 1 का जाएगा और 7 का जाएगा। और 8 में 1 का, 2 का, 4 का, 8 का। इतनी भाग चला जाएगा। 9 में अगर देखना चाहें, 9 में किसका किसका जाएगा? 1 का, 3 का और इसी तरह 10 में 1, 2, 5 और 10। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका भी बताने का कोई रीजन है। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस 1 में केवल 1 का भाग गया, यानी इस 1 को केवल 1 ही हरा पा रहा है। और 2 में देखिए 2 संख्याओं का भाग गया, यानी 2 को कितने लोग हरा रहे हैं? 2। और 3 में 4 में 5 में 6 में 7 में 8 में 9 में 10 में। अब हमें क्या करना है? अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसको छांट लेते हैं। कैसे? 3 भागों में छांटेंगे। पहले हमने लिखा 1, क्योंकि इसमें केवल 1 का ही भाग जा रहा है। ठीक है। अब हम ऐसी संख्याएं लिखेंगे जिसमें केवल 2 का भाग जा रहा है, यानी जिसको केवल 2 लोग हरा पा रहे हैं। कौन किसको किसको 2 लोग हरा रहे हैं? 2 को, 3 को, 5 को, 7 को, 11 को। अब 2 से ज्यादा संख्याओं का भाग किस में जा रहा है? 4, यानी 4 को कितने लोग हरा रहे हैं? 3 लोग। इसी तरह से 6 को कितने लोग हरा रहे हैं? इसी तरह 8 को, इसी तरह 10 को, 9 को भी था। चलो 9 को कितने लोगों ने हराया और 10 को। तो ये मैंने क्या लिखा यहाँ पर? इन संख्याओं को हमने 3 भागों में बांट दिया। किसमें किसमें? इस 1 को केवल 1 संख्या विभाजित कर पाती है और इनको केवल 2 संख्याएं विभाजित कर रही हैं और इनको 2 से ज्यादा। ये जो केवल 2 संख्याओं से विभाजित हो रही हैं, इनको हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्याएं। क्या कहेंगे? इनको हम लोग कहेंगे अभाज्य संख्याएं। क्या कहेंगे? और जिनमें 2 से ज्यादा संख्याओं का भाग जा रहा है, इनको हम लोग कहेंगे भाज्य संख्याएं। क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? ये तो केवल 1 से ही विभाजित हो रहा है, तो ऐसी दशा में इसको हम ना भाज्य कहेंगे और ना ही अभाज्य कहेंगे। एक को हम अगर कोई पूछ दे कि एक भाज्य संख्या है कि अभाज्य, तो क्या कहोगे? एक ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही। तो अभी हमने आपको समझाया था। अब यहाँ पर परिभाषा के अनुसार समझते हैं। यहाँ पर लिखा है अभाज्य संख्याएं का मतलब है जो संख्या 1 और स्वयं से विभाजित हो। जैसे अभी आपने यहाँ पर 2 लिखा था, 2 किससे किससे विभाजित है? 1 से और 2 से। 3 किससे किससे विभाजित है? 1 से और 3 से। 5 किससे किससे विभाजित है? 1 और 5 से। यानी कि 1 से विभाजित हो और स्वयं उस संख्या से विभाजित हो, तो ऐसी संख्याएं हमारी क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्या। इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर। तो पहली अभाज्य संख्या क्या होगी? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5 के बाद फिर 9 कैसे हो जाएगा? 9
11, 9 में तो 3 संख्याओं का भाग चला जाता है। 13 और 17 और 19। चलो अब आप लोग ऐसे ढूंढते चले जाएंगे। अब भाज्य संख्या में क्या लिखा है? जो संख्या कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित हो। जैसे अभी हमने आपको बताया था 4 लिखा है, तो 4 में देखिए किसका किसका भाग जा रहा है? 1 का, 2 का और 4 का। 8 में देखिए किसका किसका जा रहा था? 1 का, 2 का, 4 का और 8 का। तो ये 4 संख्याओं से विभाजित है, ये 3, तो कम से कम 3 से विभाजित होना चाहिए, तब वो सम संख्या होगी। तो हमारी सम संख्याएं कौन कौन सी होंगी? कहां से शुरू करेंगे? 4, फिर 6, 8, 9 में किसका किसका भाग जाएगा? 1 का, 3 का और 9 का। 9 के बाद 10 के बाद 12, फिर 14, फिर 15 में 1 का जाएगा, 3 का जाएगा, 5 का जाएगा और 15, 4 संख्या जाएगा और 16। इसी तरह से आगे आप लिख लेंगे। तो आपको दोनों पॉइंट समझ में आ गए? देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने लिखी हैं 1 से 100 के बीच की सभी अभाज्य संख्याएं। इससे कुछ पॉइंट निकल कर आएंगे। पहला पॉइंट होगा 1 से 50 के बीच, 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? बताइए, गिन लीजिए। 1 से 50 के बीच 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? 15। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा पॉइंट इससे निकल के आएगा 50 से 100 के बीच, बताइए कितनी होंगी? 22। 50 से 100 के बीच 25। 50 के आगे जाइए, 47 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये पूछा क्या जा रहा है, ये ध्यान से देखा करो। मैंने लिखा है 50 से 100 के बीच। क्या लिखा है? 50 से 100। प्रश्न पूछेगा कुछ और, तुम बता दो कि कुछ और। 1 से 100 के नहीं पूछा है, 50 से 100 के बीच पूछ रहा है। 50 और 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 10। तीसरा पॉइंट निकल के आएगा 1 से 100 के बीच 25। हाँ, आप 25 बताइए। 1 से 100 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। इन पॉइंट्स को आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी तरह से आप कुछ पॉइंट और याद कर लेंगे। 1 से 200 के बीच अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? लिख कर के चेक कर लेंगे। 1 से 200 के बीच अभाज्य संख्याएं 46 होती हैं। 1 से 500 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी? 95। ये कुछ बिंदु आप याद कर लीजिए, अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड है। अभी हम लोगों ने जो भाज्य और अभाज्य संख्याएं पढ़ी हैं, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और आएंगे। जैसे एक आपकी भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है? बताइए, ध्यान से बताइए। कोई बता रहा है भाज्य, कोई बता रहा है भाज्य। अभी अभी सब पढ़ चुके हैं। एक ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। अभी अभी मैंने इतना समझाया था, कैसे बताया था? 1 में किसका किसका भाग जाता है? केवल 1 का। 2 में किसका किसका भाग जाता है? 4 में किसका किसका जाता है?
1 2। अभाज्य के लिए कम से कम 2 संख्याओं से भाग जाना चाहिए, 1 और स्वयं वो संख्या। इसमें तो केवल एक ही है कि नहीं? और भाज्य में क्या होना चाहिए? कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। यही चीज़ मैंने शुरुआत में बताई थी, लेकिन आप भूल गए, इसलिए मैंने दोबारा से पॉइंट लिखा दिया है कि 1 ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही। अब आपसे पूछ सकता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? बताइए। 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। गुड, ऐसे ध्यान से बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाए तो क्या बताएंगे? 2। और आपसे पूछा जा सकता है सबसे छोटी भाज्य संख्या 3। अब 2 उत्तर आ गए, 3 और 4। भाज्य संख्या बताइए। 4। अभी हमने दोनों के उदाहरण लिखवाए थे। भाज्य संख्याएं कहाँ से शुरू हुई थी? 4 से। देखो अभी परिभाषा में लिखा है कि नहीं भाज्य संख्या? और भी अभी जस्ट बताया था 1 2 4 लिखा था। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी आई थी? 4। इतनी जल्दी भूल जाओगे तो कैसे काम चलेगा? 2 को छोड़कर अन्य कोई सम संख्या अभाज्य नहीं है। इसको ध्यान से समझिए, अभाज्य नहीं है। क्या बताया जा रहा है यहाँ पर? सम संख्याएं हम लोग पढ़ चुके थे ना? सम संख्याएं कौन कौन सी थी? 2 4 6 8 10। ये सभी भाज्य संख्याएं हैं कि नहीं है? 2 भी भाज्य संख्या है? नहीं। 2 भाज्य संख्या है कि अभाज्य? अभाज्य है, क्योंकि 2 में केवल 1 का भाग जाता है और 2। जिसको केवल 2 लोग हरा पाए वो अभाज्य, और जिसको 2 से ज्यादा हरा दें वो भाज्य। ऐसे याद कर लो। अब यहाँ देखिए ये सब सम संख्याएं लिखी हैं, केवल 2 को छोड़कर सारी सम संख्याएं आपकी भाज्य होंगी। ये सभी संख्याएं कैसी होंगी? भाज्य। तो यहाँ पर पॉइंट जो लिखाया गया है वो क्या है? केवल 2 को छोड़कर कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं, बाकी सब संख्याएं भाज्य हैं। एक पॉइंट और आता है, सम और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। बताइए कौन सी होगी? 2। सम भी हो और सबसे छोटी अभाज्य हो, 2 ही है। अभी ऊपर भी ऐसा ही पॉइंट लिखा है, इसको भी याद कर लीजिए। एक पॉइंट और यहाँ पर बनाएंगे, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। बताइए। सर क्या? 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 4। बच्चों ध्यान से पढ़िए, 6। मैंने कहा है 3 अंकों की। 6। 99 तक 2 अंक रहते हैं, 99 के बाद जब हम लिखते हैं तब कितने अंक आ जाते हैं? 3 अंक। लेकिन ये कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या नहीं बतानी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 100 आपकी भाज्य है कि अभाज्य है? भाज्य है, क्योंकि इसको बहुत सारे लोग हरा देंगे। कौन कौन? 1 भी हरा देगा, 2 भी हरा देगा, 4 भी हरा देगा, 5 भी हरा देगा, 10 20 बहुत सारे लोग इसको हरा देंगे। केवल अगर 2 लोग हरा पाए तब उसको अभाज्य कहेंगे। याद रहेगा? तो अब 100 आपकी अभाज्य नहीं है, तो इसके आगे चलिए 101 को देख लीजिए। 101 को कौन कौन हरा सकता है? 1 और इसके अलावा कोई नहीं हरा सकता। तो फिर 101 हो गई आपकी। तो यहाँ पर लिख देंगे 101। इसको ध्यान रखिए। एक पॉइंट और आएगा, सबसे बड़ी 3 अंक की अभाज्य संख्या। अब बताइए।
100 बता दिया। ध्यान से बताइए। सबसे बड़ी संख्या 3 अंक की पूछ रहा है। सबसे बड़ी 3 अंक की संख्या कौन सी होती है? लेकिन उसने ये भी तो कहा है सबसे बड़ी हो और अभाज्य भी हो। ये भाज्य है कि अभाज्य है? भाज्य है, क्योंकि इसको बहुत सारे लोग हरा देंगे। तो अब ऐसी देखिए जो अभाज्य हो, तो इसके नीचे आइए। 998 देखिए, 998 में भी 2 का भाग चला जाएगा, 4 का भाग चला जाएगा। 97 में आइए, इसमें देखिए 2 का, 3 का, 4 का भाग जाता है कि नहीं? नहीं जाएगा। तो सबसे बड़ी 3 अंक की अभाज्य संख्या होगी 997। देखिए बच्चों, यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या क्या योग है? कौन सा ऑप्शन सही होगा, लगा सकते हो? समझ में आ गया? कैसे? क्योंकि ये दोनों पॉइंट अभी मैंने लिखवाए थे। ऐसा गलती मत करना। यहाँ पर देखना, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या तुमने लिख दी 100, फिर यहाँ पर लिखा सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या तुमने लिख दी 999 और इसको जोड़ दिया तो आ जाएगा 1099। तुम कहोगे हमारा डी सही है। डी भी देखो आंसर मिल रहा है। लेकिन ये ध्यान देने की जरूरत है, सबसे छोटी 3 अंकों की अभाज्य भी लिखा है। लिखा है भाज्य? अभी मैंने बताया था सबसे छोटी 3 अंक की अभाज्य संख्या कितनी होती है, और सबसे छोटी बड़ी 3 अंक की अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 997। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1098। कौन सा उत्तर सही आया? प्रश्न को ध्यान से पढ़ करके लगाइए। एक प्रश्न और दिया है, 40 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, बताइए। अभी हमने 1 से 100 के बीच लिखाई थी, तो आपने देखा कि उसमें जो है 40 और 50 के बीच कितनी आ रही हैं? 3। कौन कौन सी आ रही हैं? 3। 41 और 43 और 47। इसमें किसका किसका भाग जाएगा? किसी का भी नहीं। एक का, और यानी इसको केवल 2 लोग हरा सकते हैं, इसको भी 2 लोग हरा सकते हैं और इसको भी। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे n प्राकृत संख्याओं का योग। इंग्लिश में कह सकते हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्याएं यानी नेचुरल नंबर आप लोग पढ़ चुके हैं। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? कौन कौन होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5। कहाँ तक चले जाएंगे? अगर आपसे कह दे कि पहली 10 प्राकृत संख्याओं का योग बताइए, तो पहली 10 प्राकृत का मतलब यहाँ से शुरू करेंगे, 1, then 2, then 3, then 4। कितनी संख्याएं लिखेंगे? 10। ऐसे वो 15 भी पूछ सकता है, 50 भी पूछ सकता है। मान लो अगर 100 तक पूछ दे, यहाँ तो 10 तक है, पूछ दी, लिख दिया। अब आप क्या करोगे? इसको जोड़ना शुरू करोगे। 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 21 7 28 28 और 8 36 और 9 45 10। तो इसको जोड़ने में आपको समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अगर मान 10 तक है तो आपने जोड़ लिया। मान लीजिए कैसे कि 100 तक की संख्याओं का जोड़ बताइए, तो 10 11 12 ऐसे जोड़ोगे तो कितना समय लगेगा? उसके लिए एक फार्मूला बनाया गया। वो फार्मूला क्या है? ऐसे आपको नहीं जोड़ना है, उसके लिए एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। और वो फार्मूला क्या है? n प्राकृत संख्याओं का योग, संख्याओं का योग। इसके लिए आप फार्मूला लिखेंगे n, फिर ब्रैकेट लगाएंगे n+1, फिर अपॉन 2। अब आप कहेंगे कि n क्या है सर जी? तो जब सवाल दिया जाएगा तो वहां पर n का नाम आएगा। जैसे प्रश्न लिखा होगा प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग, यानी कि आपसे पूछ रहा है 1 then 2 then 3 then 4, कहाँ तक? 10 तक। आखिरी आपका 10 होगा। अगर 100 तक पूछे तो आखिरी क्या होगा? 100 तक जोड़ेंगे। 50 तक पूछे तो 1 से शुरू करेंगे, कहाँ तक जाएंगे? 50 तक। 25 तक पूछे तो 1 से शुरू करेंगे, कहाँ तक जाएंगे? 25 तक। समझ में आ गया? तो ये जो संख्या दी होगी कि 25 तक, 10 तक, 100 तक, यही आपका n होगा।
क्या होगा? n। तो अब 10 प्राकृत संख्याओं का योग जब हम निकालेंगे तो हम योग कैसे निकालेंगे? इस फार्मूले में n की जगह हम लिखेंगे 10। n की जगह क्या लिखेंगे? 10। फिर ब्रैकेट लगाएंगे, फिर n की जगह पर क्या लिखेंगे? 10। फिर प्लस लगाएंगे, फिर एक ब्रैकेट बंद कर देंगे और इसके अपान में लिखेंगे 2। अब इसको बच्चों हल कैसे करेंगे? ब्रैकेट के अंदर 10 प्लस 1 है, इसको तो जोड़ लोगे, क्या लिखोगे? 11। ये आपने 10 लिखा, 10 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या करेंगे? कौन सा चिन्ह लगा देंगे? गुणा का। 10 एक कितना होता है और नीचे कितना लिख देंगे? 2। अब इसको काटेंगे, कैसे काटेंगे? 2 का भाग 11 में जाएगा? नहीं। 2 का भाग 10 में जाएगा? तो 2 से काट दीजिए, 2 एक कम 2, 2 पंचे, ऊपर क्या क्या बचा? ऊपर आपका बचा 5 गुणे 11, तो कितना आ गया? 55। और नीचे क्या बचा? 1। तो नीचे अगर 1 बचता है तो फिर उसको नहीं लिखते हैं, तो योग कितना आ गया? 55। बात समझ में आ गई? तो कौन सा उत्तर सही हुआ? सी। इसी तरह का एक प्रश्न और देख लीजिए। इस प्रश्न में लिखा हुआ है 1 से 25 तक प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। यहाँ पर n कितना है? हमने कहा था ये जो नंबर आखिरी वाला आएगा वही n होगा, क्योंकि 1 से शुरू करते हैं और 2 3 4 ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। कहाँ तक जोड़ते चले जाएंगे? 25 तक। आखिरी नंबर क्या होगा? 25। ऐसे इनको जोड़िए, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 और 25 तक जाइए। तो अगर ऐसे हम जोड़ेंगे बहुत समय लग जाएगा, तो हमें क्या करना होगा? जो हमने सूत्र बताया था, फार्मूला बताया था, उसके अनुसार लगाना होगा। तो इसमें n कितना होगा? 25। n कितना होगा? 25। फार्मूला आपका क्या था? n प्लस 1 अपान 2। n की जगह कितना लिखा जाएगा? 25। और यहाँ पर 25 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 26। और दोनों के बीच कौन सा चिन्ह लगाएंगे? गुणा का। और नीचे 2 लिखिए। अगर 2 से ये कट जाता है तो इसको काटिए, ये कटता है तो इसको काट दीजिए। तो 2 से 25 कटेगा? नहीं। 26 कटेगा। 2 एक कम 2 और ये आ जाएगा 2 एक कम 2, 2 तिया 13 आया। 13 में गुणा कितने का करना है? 25 का। तो अब यहाँ नीचे लिख दीजिए 25 और गुणा 13। 13 का गुणा करके बताइए। 325। 13 का पाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा? 65। और 13 का पाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 26। और जो 6 बचा था 32, कितना आया? 325। है इसमें कहीं? यस सर। पवन ने सबसे पहले बता दिया था, सी आंसर सही है सर, ऐसे क्योंकि उसको पहली बार में समझ में आ गया था। 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा गया है, तो इसमें n का मान कितना होगा? 100। और अब आपको फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। 100 तक की संख्याओं का योग पूछा है तो पहले 100 लिख लो, गुणे का चिन्ह बना लो और 100 में 1 जोड़ दो, कितना आएगा? 101 अपान 2, यानी कि 2 से भाग देना है। 100 का आधा कितना होता है? 2 का भाग का मतलब होता है आधा। अगर हम किसी संख्या में 2 का भाग दें तो इसका मतलब क्या हुआ? आधा। तो 2 से जब हम भाग देंगे, 2 एकम 2 और ये आ जाएगा 50। अब इसमें आपका आ गया ऊपर 50 और 101, नीचे केवल 1 बचा है तो इसको छोड़ दीजिए। अब मैंने कापियों में देखा कि बच्चे जो है गुणा इस तरह से कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों ने इस तरह से गुणा करना शुरू किया, 0 से पहले किया, फिर 5 से किया, ऐसे किया, फिर उसको जोड़ा। अगर इतना टाइम लगाओगे तो समय निकल जाएगा। क्वेश्चन हमको बहुत तेज करना होता है। अगर इस तरह का गुणा आता है जिसमें इकाई का अंक 0 हो, इकाई का अंक 0, तो आपको क्या करना है? 0 पहले से बना लीजिए। ये वाला 0 हमने पहले ही बना दिया। अब हमें केवल क्या करना है? 5 से गुणा करना है। 5 का गुणा 1 में करिए 5, 5 का गुणा 0 में करिए 5 का गुणा 1 में करिए, देखिए एक ही लाइन में आ गया। मान लीजिए आपको करना हो 60 का गुणा 820 में। अब आप क्या करोगे? आप ऐसे लिखोगे 820, फिर नीचे लिखोगे 60 और फिर इसका गुणा करना शुरू करोगे, फिर जोड़ोगे। तो अब यहाँ पर मैंने क्या बताया? अगर इकाई के अंक पर 0 हो तो उसको वैसे ही लिख दीजिए। क्या करिए? वैसे ही लिख दीजिए। देखिए इसमें भी इकाई की जगह पर 0 है, इसका भी 0 लिख लीजिए, इसमें भी 0 है,
इसका भी जीरो जीरो लिख दीजिए। अब आपके पास कितना बचा है, इधर 82 और इधर 6। अब 6 का पारा आपको किसमें पढ़ना है, 2 में। 6 दूनी 12, कितना बचा 1। 6 का पारा 8 बार पढ़िए, 48 में 1 जोड़ दीजिए। कुछ एक सवाल और लिख लीजिए, 1 से 20 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा। क्या करना था, 20 लिखना है, फिर गुणे का चिन्ह बनाना है, 20 में 1 जोड़ना है और नीचे 2 का भाग देना है। इसको आधा कर दीजिए, 20 का आधा कितना होगा 10। 10 गुणा कितना करना है 21। अब अगर 10 का गुणा करना है तो गुणा मत करिए, क्या करिए, ये जीरो पहले बना दीजिए और 1 का गुणा 21 में करोगे तो 21 ही तो आएगा, 210 आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रथम n प्राकृत सम संख्याओं का योग। देखिए वहां पर सम शब्द नहीं लगा था, इसके पहले जो हमने पढ़ा था वहां पे सम लिखा था, वहां पे लिखा था प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। अब यहाँ उसने क्या लगा दिया, सम संख्याओं का योग। और सम संख्याएं आपने कौन कौन सी पढ़ी थी, 2 और 4, 6, 8 ऐसे थे। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बताओ, तो आपसे क्या पूछ रहा है, 10 सम संख्याओं का योग। यानी कि सबसे पहले आप लिखेंगे 2, फिर 4, फिर 6, कितनी संख्याएं आपको लिखनी है 10। अब 10 हो जाए तब बता देना। हो गई, इनको आपको जोड़ना है। ये जो आपका लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि पहली 20 प्राकृतिक संख्याओं सम संख्याओं का योग अगर निकालना है तो इसका मतलब हमें 2 से शुरू करना है, सम संख्याएं लिखते जाना है और 20 तक जाना है, इनको जोड़ना है। अगर आप ऐसे जोड़ेंगे तो आपको कैसे जोड़ना पड़ेगा, 2, 4, 6, 6, 6, 12, 12, 8, 20, 20, 10, 30, 30 और 12, 42, ऐसे जोड़ोगे 20 तक तो बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए भी एक सूत्र फार्मूला बना हुआ है। तो इसके लिए फार्मूला क्या बना हुआ है, सम संख्याओं का योग अगर लिखना हो तो इसका आपका फार्मूला क्या है, ये बोल कौन रहा है, सम संख्याओं के योग के लिए फार्मूला है n+1। इसमें 2 का भाग नहीं देना है, इसमें 2 का भाग नहीं देना है। समझ में आ गया कि नहीं। जैसे यही एक प्रश्न देख लीजिए, प्रथम 20 प्राकृत सम संख्याओं का योग। प्रथम अगर आपका प्रश्न आ जाए प्रथम 20 प्राकृत सम संख्याओं का योग, प्राकृत भी लिखा होगा और सम संख्या भी लिखा होगा का योग, कैसे निकालोगे। तो यहां पर आपको क्या करना है, n कितना आया है 20, n कितना है 20, यहां पर n 20 है। अब इस फार्मूले में लगाना है, 2 का भाग नहीं देना जैसे भी आप कर रहे थे। तो योग आपको कैसे निकालना है, योग के लिए आप लिखेंगे 20 और फिर गुणे का चिन्ह बनाएंगे और 20 में 1 जोड़ देंगे, बस गुणा कर दीजिए। ये तो पहले से भी सरल हो गया। 20 का गुणा करने के लिए आप क्या करोगे, 0 पहले इकाई के स्थान पर लिख दोगे, 2 का गुणा इसमें करोगे, 2 एकम 2, 4। तो प्रथम 20 प्राकृत सम संख्याओं का योग हो जाएगा 420, यानी इनको अगर आप जोड़ेंगे 20 तक तो 420 आएगा। ठीक है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो लगाया आप लोगों ने, कितना आया 110। कैसे लगाया, सर गुणा कर दिए। फार्मूला क्या था, n+1, यानी इसमें 2 का भाग नहीं देना है। और इसके लिए करना क्या है, 10 लिखिए और गुणे का चिन्ह बनाइए, 10 में 1 जोड़ दीजिए और 11 में 10 का गुणा करेंगे कितना जाएगा। बिल्कुल आसान है कि नहीं है। अब इसी जगह सम की जगह विषम आ सकता है। क्या आ सकता है, प्रथम n प्राकृत विषम संख्याओं का योग। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी आपने पढ़ी थी, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, ऑड नंबर। क्या कहते हैं, ऑड नंबर। विषम संख्याएं कौन कौन सी थी, 1, 3, 5, 7। अगर कहे प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग तो 4 संख्याएं कौन सी होंगी, 1, 3, 5, 7 हो गई 4। इनको तो आसानी से जोड़ दोगे, 3 1 4, 4 5 9 7 16।
तो छोटा है तो जोड़ लोगे, लेकिन बड़ा आ जाए तब तो इसके लिए एक फार्मूला क्या होगा, n विषम संख्याओं का योग, n विषम संख्याओं का योग। क्या करोगे, इसके लिए एक फार्मूला होगा n स्क्वायर। क्या होगा, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये हमने लिखा है n बनाया, फिर इसके ऊपर यहाँ पर 2 लिखा है, इसको हिंदी में कहेंगे n की घात 2, या हम इसको कहते हैं n स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, पता है कि नहीं? नहीं पता है, चलिए बताता हूँ। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जैसे हमने लिखा 2 और 2 के ऊपर घात कितनी लगा दी, 2। ये जब ऊपर लिखा जाता है तो इसको घात कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है। तो 2 की घात कितनी है, 2। इसका ये मतलब है कि 2 का हमें गुणा 2 बार करना है। कितनी बार, 2। अगर बच्चों लिखा हो 2 की घात 3 तो इसका मतलब क्या है, 2 का गुणा कितनी बार करेंगे, 3। इसमें आ जाएगा 4 और इसमें कितना आ जाएगा, 2 का गुणा 2 में 4, 4 का गुणा 2 में 8। कितना आ जाएगा, 8। अगर कहा जाए 2 की घात 4 तब क्या करोगे, 2 का गुणा कितनी बार करोगे, 4 बार। कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो घात का मतलब समझ में आ गया। यहाँ पर n है, कोई एक नंबर होगा, उसका घात 2 है तो उसी को 2 बार गुणा करना पड़ेगा। जैसे कहा जाए 16 की घात 2, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 16 गुणे 16। इसका मतलब क्या है, 16 तो 16 में 16 गुणा करोगे 32 आएगा। इसमें कैसे 32 आएगा, 16 गुणे 16 करोगे कितना आएगा, 32 आ जाएगा। कितना आएगा, 16 का पहाड़ा पढ़ोगे ना, 16 छक्का 96, हासिल 1, 16 एकम 16 और 9, ऐसे करोगे ना। अगर आपसे कहते 20 की घात 2 तो इसका मतलब क्या है, 20 की घात 2 का मतलब 20 लिखेंगे, फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, फिर 20, यानी 20 का 20 में गुणा करना है। तो हमने क्या बताया तरीका, 2 जीरो है, 2 जीरो बना लो, इसके बाद केवल 2 का 2 में गुणा करो। समझ में आ गया घात का मतलब। प्रश्न आप लिख लीजिए। प्रश्न आपका आया है, प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग। विषम संख्याओं का योग क्या करोगे, 25 विषम संख्याओं का योग क्या करना पड़ेगा। फार्मूला हमने क्या बताया था, n स्क्वायर। यहाँ पर n कितना है, 25, तो योग कितना आ जाएगा, क्या करोगे, 25 का स्क्वायर करोगे, यानी कि 25 की घात 2 लिखोगे। इसका मतलब क्या हुआ, 25 की घात 2 का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ इसका मतलब 25 गुणा 25 कितना आएगा, 625। अब यहाँ पर एक ट्रिक और सीख लीजिए, एक ट्रिक और सीख लीजिए। जैसे मान लीजिए आ जाए 35 का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, 35 का गुणा, तो इसमें आपको क्या करना है, 5 का गुणा 5 में कर लीजिए, कितना आएगा, और यहाँ पर एक संख्या बढ़ा दीजिए, 3 में एक बढ़ाइए, कितना आएगा। अब 4 का गुणा कितने करिए, तो ये आ जाएगा 1225। गुणा आपका सरल हुआ कि नहीं। मान लीजिए इसी में आ जाए 45 की घात 2, तब आप क्या करोगे, इसका मतलब होता है 45 गुणे 45 गुणे 45 होता है। तो गुणा कैसे करना है, 5 का गुणा 5 में करिए, पूरा लिख दीजिए, और यहाँ एक संख्या बढ़ा दीजिए, 5 का गुणा 4 में कर दीजिए। देखिए चुटकी में गुणा हुआ। अब आप लोग बताइए 55 का स्क्वायर कितना आएगा, करके बताइए जल्दी फटाफट। 3025, वेरी गुड। चलिए 65 का स्क्वायर करके बताइए, 65 का स्क्वायर कितना आएगा, अगर इतना टाइम लग रहा है तो गलत है।
बहुत सेकंड में आना चाहिए। कितना आया? 75 का स्क्वायर करके बताइए। 6 कितना आया? 5 25 8 7 56। इतना आया? इतना ही आया। लेकिन ये नियम कब लगाओगे? ये नियम आपको तभी लगाना है जब यहाँ पर इकाई 5 हो। अगर यहाँ 24 हो जाए तब नहीं लगाएंगे, 23 हो जाए तो भी नहीं लगाएंगे। ये नियम कब लगाएंगे? जब इकाई की जगह और उसका वर्ग करना हो, तभी केवल ऐसा करेंगे। बाकी सबके लिए और कहीं नहीं दिमाग लगाएंगे। 10 विषम संख्याओं का योग। योग के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो संख्या है इसकी घात 2 लगानी पड़ेगी। यानी स्क्वायर होता है, यानी उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना रहेगा। तो 10 का गुणा 10 में करोगे कितना आएगा? उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना है। चलिए 50 का करिए। प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग। बस 50 में गुणे 50 कर दो फटाक से। 50 विषम संख्याओं का योग यानी 50 स्क्वायर। और 50 स्क्वायर मतलब यहाँ पर आपको 0 0 पहले ही बना लेना है। 5 में 5 का गुणा करना है। समझ में आ गया? काम कुछ तेजी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कौन सी कथा चल रही है? भगवान की। हाँ बोलो, आनंद कंद भगवान की। आनंद कंद भगवान की। हाँ बोलो, कृष्ण मुरारी की। हाँ ये कथा ही है, कथा ही चल रही है। अब किसके दिमाग में कथा चढ़ रही है, किसके दिमाग में नहीं चढ़ रही है, कौन प्रसाद पाएगा कौन नहीं पाएगा। अभी तक हम लोग संख्या और संख्या पद्धति के 4 क्लास पढ़ चुके हैं और आज हमारी कौन सी क्लास है? 5वीं क्लास है। यानी 4 अध्याय हमारे समाप्त हो गए हैं और 5वां अध्याय अब शुरू हो रहा है। आप लोग कौन सी कथा सुन रहे हैं? संख्या और संख्या पद्धति की। आनंद कंद भगवान की। यानी आनंद में रहो और पढ़ते रहो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो। जब भी पढ़ें तो मुस्कुराएं जरूर, चेहरे पर उदासी नहीं होनी चाहिए। चेहरे पर मुस्कुराहट रहेगी तभी आपको समझ में आएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे विभाजिता के नियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिविजिबिलिटी रूल। और ये नियम आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये पूरे जीवन भर काम आएंगे। इसलिए इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझेंगे। अभी लिखेंगे नहीं, जब हम कहेंगे तब लिखेंगे। तो विभाजिता के नियम में क्या हम शुरू करेंगे? तो सबसे नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, यानी 2 से विभाजिता का नियम। अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा मैं क्या बताने जा रहा हूँ। ये जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक संख्या लिखी और एक संख्या हमने यहाँ पर और लिख दी। ये 2 संख्याएं हमने लिखी हैं। अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों क्या इसमें 2 का भाग चला जाएगा, फिर मैं पूछूं क्या इस संख्या में 2 का भाग चला जाएगा, तो आप क्या करोगे? आप जो है ऐसे शुरू कर दोगे, 2 का भाग दोगे। 2 अट्ठे 16, 1 बचा। 2 अट्ठे 16, 1 भी नहीं बचा, 7 आ गया। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 1 बचा, फिर 0 आया, फिर कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो यहाँ पर शेष फल कुछ बचा नहीं। इसका मतलब इस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। और अगर हम कहें इसमें जाएगा कि नहीं, तो इसमें भी आप 2 का भाग दोगे। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आप 2 का भाग देंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगाएंगे। तो इसके लिए हमें कुछ नियम सीखने पड़ेंगे। अगर हम उन नियमों को सीख जाएंगे तो हम बहुत जल्दी बता देंगे कि इस संख्या में 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। अब इसका नियम समझ लीजिए। नियम क्या कहता है? अगर कोई भी संख्या लिखी हो, चाहे जितनी बड़ी लिखी हो, आपको केवल इकाई अंक देखना है। क्या देखना है? इकाई। इसमें भी इकाई देखना है। अगर इकाई के स्थान पर 0 हो या सम संख्या हो, अगर इकाई के स्थान पर 0 है या फिर सम संख्या है तो आपको भाग नहीं देना है।
आप देख करके ही बता दीजिए कि इसमें 2 का भाग चला जाएगा, यानी ये संख्या 2 से पूर्णतया विभाजित है। तो इसमें देखिए इकाई के स्थान पर 0 है, बस 0 आपने देखा, आप कह दीजिए हाँ ये 2 से विभाजित है, यानी इसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। यहाँ पर इकाई के स्थान पर सम संख्या है कि विषम है? सम संख्या है, तो आप बता दीजिए सर जी इसमें 2 का भाग चला जाएगा पूरा पूरा, यानी ये संख्या पूर्णतया 2 से विभाजित है। एक संख्या मैं और लिख देता हूं, बताइए क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? नहीं। क्यों? कितनी जल्दी आपका जवाब आ गया, भाग देना पड़ा कहीं? क्योंकि आपने यहाँ पर देख लिया कि इकाई की जगह पर ये तो विषम संख्या है, ना तो सम है और ना ही 0 है, ठीक है ना। तो देख के आपको पता चल गया कि इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई सबको? तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, यानी कि 4 से विभाजिता का नियम। इसका मतलब है हम लोग जानेंगे कि दी गई संख्या 4 से पूरी पूरी कट जाएगी या नहीं, यानी इसमें 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं। इसका नियम हम कैसे देख करके ही केवल हमको जानना है, भाग देना शुरू कर दोगे बहुत बड़ा हो जाएगा। जैसे मैं एक संख्या लिखता हूँ 7 3 1 4 3 2, एक मैं और लिख देता हूँ 6 4 3 2 3 1। अब आपको बच्चों देखना है कि इसमें 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या ये संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित है। इसके लिए आपको क्या नियम देखना है, पूरा भाग अगर आप देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। नियम क्या इसका है, 4 के लिए आपको आखिरी की 2 संख्या देखनी है। कितनी संख्या? 2 देखनी है। और ये 2 लास्ट की क्या है? 32। 32 में 4 का भाग देके देख लीजिए, 4 अट्टे 32, पूरा पूरा चला गया। इसका मतलब इस पूरी संख्या में 4 का पूरा भाग चला जाएगा। इसका मतलब ये 4 से कट जाएगी, केवल आपको आखिरी के 2 अंक देखना है। बात समझ में आ गई? क्या इसमें 4 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाजित नहीं, और ये संख्या 4 से विभाजित। तो 4 से विभाजिता का नियम क्या हुआ, यदि दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक, कोई संख्या दी गई उसके आखिरी वाले 2 अंक देखिए 4 से पूर्णतया विभाजित हैं, यानी अंतिम 2 अंक में 4 का भाग चला जाता है, तो वह संख्या 4 से विभाजित नहीं। अब हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8, यानी 8 से विभाजिता का नियम। कोई भी संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित है कि नहीं, इसके लिए क्या नियम देखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर संख्या दी गई है, ये वाली संख्या दी गई है, ठीक है, और यहाँ पर एक और दे देता हूँ। अब हमें देखना है बच्चों कि ये 8 से इसमें भाग जाएगा नहीं, तो उसके लिए क्या देखना पड़ेगा, आखिरी के 3 अंक में भाग दीजिए 8 का। 192 में 8 का भाग दीजिए, 192 में 8 का भाग आप जल्दी देखेंगे, 8 दूनी 16, कितना बचेगा 8, कितनी बार जाएगा 8 चको, शेषफल बचा नहीं, 8 का भाग 3 अंकों में चला गया। इसका मतलब है ये पूरी संख्या 8 से विभाजित है। तो 2 के लिए 1 अंक देखना है, 4 के लिए 2 अंक देखना है, और 8 के लिए 3 अंक देखना है, और 16 के लिए 4 अंक देखना है। 16 के लिए क्या करना है, 4 अंक देखना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, 2 से विभाजिता का नियम, 4 से, 8 से और 16 से। अब आइए बच्चों हम लोग चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। अब हम 3 पर आ जाते हैं, यानी कि 3 से विभाजिता का नियम। एक संख्या मैंने लिखी, अब आपको देखना है क्या ये संख्या 3 से विभाजित है कि नहीं। यदि मैं आपसे पूछूंगा तो आप क्या करेंगे, इसमें 3 का भाग देना शुरू कर देंगे, और 3 का भाग देते देते सवाल बहुत लंबा हो जाएगा, समय भी बहुत ज़्यादा लग जाएगा। 3 का इसमें भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका नियम क्या है, इसके हम 2 नियम बताएंगे, और उन दोनों नियम से आप उसको पहचान सकते हैं। क्या नियम है, सबसे पहले तो आप इनको जोड़ लीजिए। कैसे जोड़ेंगे, 2 और 4 कितना हुआ, 6 और 1 7 3 10 4 14 7 21 3 24 में 3 का भाग देखिए जाएगा पूरा,
तो इसका मतलब इसमें 3 का भाग पहचानना सरल हुआ कि नहीं? एक तरीका और है जो इससे भी सरल है। पहला नियम आपने समझ लिया कि जो अंक दिए गए उनको सबको जोड़ डालो और जोड़ के उसमें 3 का भाग दे दो। अगर पूरा पूरा चला जाए तो इसका मतलब इस संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। अब दूसरा नियम समझिए। दूसरा नियम क्या है? आपको जोड़ना भी नहीं पड़ेगा। इस 3 में 3 का भाग जाएगा, काट दो। इस 3 में काट दो। 4 और 2 मिला के कितना होता है? 24। जोड़ के 4 और 2 जोड़ देंगे तब कितना होगा? 6 में 3 का भाग जाएगा, दोनों को काट दो। 4 और 1 5 में 3 का भाग जाएगा, 7 भी जोड़ दो, 12 में 3 का जाएगा, तो इनको भी काट दो। अगर पूरी की पूरी कट जाए इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। नहीं समझ में आया? फिर से एक मैं बताता हूं। जैसे यहां पर लिखा मैंने, ये लिखा मैंने। अब आपको देखना है इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ये 3 से कट रहा है, ये कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये नहीं कट रहा है, तो इनको जोड़ लीजिए। 4 और 5 9 कट जाता है 3 से, ये दोनों कट जाएंगे, ये कटेगा तो एक इसमें बच गया। इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। 2 नियम है, चाहे तो आप जोड़ करके चेक कर लीजिए और चाहे ऐसे ही काटते चले जाइए। अगर सिंगल ना कटे तो 2 जोड़ लो, 2 भी ना कटे तो 3 जोड़ के काट दो। अगर एक को बचे ना तो 3 का भाग चला जाएगा, और अगर एक को बच गई तो उसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। देखिए एक संख्या मैंने और लिखी है, इसको देख करके बताइए क्या ये 3 से विभाजित है? नहीं। कौन से नियम से देखा आपने? काटने वाले। ये 3 से कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों, इसका मतलब इसमें 3 का भाग। जैसे दूसरी संख्या देख लीजिए। अब बताइए इसमें 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? चला जाएगा। पूरा पूरा कट रहा है। कौन से नियम से देखा आपने? काटने वाले। काटने वाले से। पहले तो जो कट रहा है वो काट दो, ये कट जाएगा, ये 8 और 1 9 ये भी कट जाएंगे, 4 और 2 ये भी कट जाएंगे। इसका मतलब इसमें 3 का भाग चला जाएगा। ना तो जोड़ना है ना भाग देना, झंझट खत्म। समझ में आ गया? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, 3 से आगे आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे 5 से विभाजिता का नियम, यानी कोई संख्या 5 से विभाजित है या नहीं। पांच के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? इकाई के स्थान पर क्या हो? 0 या 5 हो। इकाई के स्थान पर क्या हो? 0 या 5। अगर इकाई के स्थान पर 0 है और 5 है तो वो 5 से ऑटोमेटिक कट जाएगी। जैसे कोई संख्या लिखी हमने, बताइए क्या ये 5 से विभाजित है? यस सर। क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 0 है। अगर आप इसमें 5 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा, बचेगा कुछ नहीं। ये 5 से विभाजित है यस सर। क्योंकि इसमें इकाई के स्थान पर 5 है। 5 है। बस इतना ही देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना है। जैसे 2 के लिए देखा था, यस सर। 2 के लिए क्या था? इकाई के स्थान पर 0 या सम संख्या। और 5 के लिए क्या देखना है? 0 इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। पूरी बात समझ में आ रही है? एक बार जोर से बोल दीजिए आनंद कंद भगवान की। मजा आ रहा है? बहुत बढ़िया। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। 5 गुणे 5 कितना होता है? 5 गुणे 5 10 होता है। 10 कैसे बताए? 5 गुणा 2 10 होता है, और 5 गुणा 5 कितना होता है? तो फिर आपने गलत क्यों बोला था? 25 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा ये कैसे पता करेंगे?
25 के लिए क्या नियम लिखा? यदि संख्या के अंतिम 2 अंक, जैसा कि हमने 4 में लिखा था, अंतिम 2 अंक 25 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। और इससे भी सरल एक पहचान है, अगर आखिरी में 2 जीरो हो, अब इसमें 25 जोड़ दीजिए, 2 जीरो में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25। अगर आखिरी में 25 हो और 25 में फिर 25 जोड़िए 50, या आखिरी में 50 हो फिर इसमें 25 जोड़िए, या आखिरी में 75 हो फिर इसमें 25 जोड़िए, तो 100 में तो फिर जीरो आ जाएगी 2, फिर वही लौट के आ जाओगे। तो अब 25 के लिए केवल आपको ये देखना है, अगर आखिरी में 2 जीरो हो तो 25 से कट जाएगी, अगर आखिरी में 25 है तो भी 25 से कट जाएगी, 50 है और 75 है। अगर आखिरी में ये 3 संख्या लिखी हो तो आप तुरंत आंख मूंद के बता दीजिए कि ये संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। बात समझ में आ गई? फिर तो कुछ चेक ही नहीं करना आपको। जैसे कोई संख्या लिख दें हम, जैसे हमने लिखी 7 8 9 6 5 0। अब हमने कहा बताओ ये 25 से विभाजित है क्योंकि आखिरी में 50 लिखा है। 125 का नियम, किसका? 125। अगर 125 का भाग देना है, बड़े में आइए थोड़ा, तो 125 के नियम के लिए आप क्या करेंगे? यदि संख्या के अंतिम 3 अंक, कितने अंक? 3 अंक, जैसे आपने 8 में पढ़ा था, 8 में भी तो ये पढ़ा था, 125 से विभाजित हो तो इसका मतलब है पूरी संख्या 125 से विभाजित हो जाएगी। तो उसकी एक सरल पहचान है, जैसे यहाँ पर हमने बताई थी। उसकी सरल पहचान क्या है? आखिरी में 3 जीरो हो तो भी 125 से कट जाएगी। अब इसमें 125 जोड़ो, 125। अगर आखिरी में 125 हो तो भी वो 125 से कट जाएगी। इसमें 125 और जोड़ दो, 250, तो भी 125 से कटेगी। इसमें 125 और जोड़ दो, 375। अगर आखिरी में 375 हो तो भी 125 से कट जाएगी। इसमें 25 और जोड़ दो, अगर आखिर में 500 है तो भी कट जाएगी। ऐसे 125 जोड़ते चले जाइए, ठीक है। कोई संख्या लिखी है 4 6 7 3 4 3 7 5। अगर पूछा जाए क्या इसमें 125 का पूरा भाग जाएगा, तो आप देख लेंगे। अगर ये भूल जाए तो 375 में ही 125 का भाग दे के देख लीजिए, आखिरी के 3 अंक ले लीजिए। अगर ये वाला भूल जाए तो आखिरी के 3 अंक देखिए, 125 का भाग दीजिए, अगर पूरा चला जाए तो 125 से विभाजित हो जाएगी। पूरी बात आपको समझ में आ गई? तो अब हम लोग कितने नियम सीख चुके हैं? 2 का सीख चुके हैं, 4 का, 8 का, 16 का, 3 का, 5 का, 25 का और 125 का। इतने नियम हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं 6 की तरफ। एक बीच में 6 छूट गया है, 2 4 5 आ गया, 6 रह गया है। 6 से विभाजिता का नियम, कोई संख्या 6 से विभाजित होगी कि नहीं, ये कैसे पता करेंगे? अब हम 6 से विभाजिता के नियम के लिए क्या करेंगे? 6 के गुणनखंड कर लेते हैं। 6 में 2 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, ठीक है। तो अब हम संख्या देखेंगे। अगर किसी संख्या में 2 से भी भाग चला जाए और उसमें 3 से भी भाग चला जाए तो वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम कुछ संख्याएं लिखते हैं जिसको आपको तीनों को देख करके बताना है कि ये संख्या हमारी 6 से विभाजित होगी कि नहीं। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर 3 संख्याएं लिख दी हैं, और अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें इसमें 6 का भाग जाएगा कि नहीं, इसमें 6 का भाग जाएगा कि नहीं, इसमें 6 का भाग जाएगा कि नहीं, तो हमें क्या चेक करना है? इसमें 2 और 3 का भाग चेक करना है। अगर 2 का भाग, 2 के लिए क्या चेक करेंगे? इकाई अंक। इकाई अंक सम है कि नहीं है? तो ये 2 से विभाजित है। अब 3 से चेक करने के लिए क्या करोगे? 2 नियम बताए थे, एक तो जोड़ के भाग देने वाला और एक काटने वाला। तो देखिए काट के देख लीजिए, ये कट गई, ये कट जाएगी, 2 और 1 3 कट जाएगी, 5 और 1 6, यानी कि ये संख्या 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। इसका मतलब इसमें 6 का भाग चला जाएगा। इसको चेक करिए, इसमें 2 का भाग जा रहा है? यस सर, 2 का भाग चला गया। चलिए 3 का भाग देखिए, 2 और 1 3 कट रहा है, 2 और 1 3 कट रहा है।
और 5 1 6 कट रहा है और यहाँ पर 3 भी कट रहा है। इसका मतलब ये संख्या भी 6 से विभाजित। इसमें चेक करिए, इसमें क्या हो रहा है, इकाई का अंक कितना है 5, तो 2 से तो कटेगा नहीं है, दोनों का जाना चाहिए। अगर 2 का नहीं जा रहा है तो इसका मतलब 6 का भी नहीं जाएगा। जब 2 का ही नहीं जा रहा है तो 6 का भी नहीं जाएगा। अब 3 का और चेक कर लो, 5 और 1 6 कट जाएगा, 2 और 1 3, 3 और 4 2 6, यानी 3 का भाग इसमें चला जाएगा, लेकिन 6 का भाग इसमें नहीं है। 6 के भाग के लिए क्या होना चाहिए, 2 और 3 दोनों विभाजित होना चाहिए। तो 6 के लिए पहचान गए आप लोग। चलो अब एक संख्या आपकी 6 और हो गई। अब क्या क्या बचा, 2 3 4 5 6 7 और बचा है। 7 के लिए देखिए बहुत अच्छा नियम है। आगे आप लोग सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7, यानी 7 से विभाजिता का नियम। जैसे एक संख्या मैंने लिखा 574, अगर आपसे पूछा जाए क्या ये 7 से विभाजित है तो आप क्या करेंगे, आपको करना क्या है, ये 57 आप इधर एक अंक छोड़ दीजिए, इधर क्या करना है आपको, इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ने पर कितना बचेगा 57 लिख लीजिए, और जो आपने छोड़ा है इसका 2 गुना कर दीजिए, 4 का 2 गुना कितना हो जाएगा, और 8 इससे घटा दीजिए, बताइए कितना बचेगा 49। अब देखिए 49 में 7 का भाग जाता है कि नहीं, तो इसका मतलब इसमें 7 का भाग चला जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे एक और आपका बचा है, अब हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, यानी 11 से विभाजिता का नियम। जैसे कोई संख्या लिखें हम 3 7 8 4, और अगर आपसे पूछें क्या इसमें 11 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो कैसे पता करेंगे, आप यहाँ से शुरू करेंगे और फिर एक संख्या छोड़ देंगे, यहाँ से कहाँ जाएंगे 8 पर, ठीक, इन दोनों को जोड़ लेंगे, 8 और 3 कितना हुआ। अब जो छोड़ी हैं इनको भी ले लीजिए, इनका दोनों का जोड़ कितना आएगा, यहाँ बीच में माइनस लगाइए और इन दोनों को जोड़ के लिखिए। अब इसको 11 से 11 घटाएंगे कितना आएगा, अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब ये 11 से विभाजित है। जैसे दूसरी संख्या में लिखता हूँ ये, इसको देखिए जरा 11 से विभाजित है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे, 5 से कहाँ पर जाएंगे 4, 4 से कहाँ जाएंगे 9, 2 जोड़ लीजिए, 5 4 9 9 9 18 और माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। अब बची कौन सी, 6 और 1 7। अब 18 से 7 घटाइए, कितना बचा 11। 11 में 11 का भाग चला जाएगा, तो इसका मतलब ये 11 से विभाजित है। या तो यहाँ पर 11 से विभाजित वाली संख्या मिले या 0 मिले, 0 आ जाए तो भी 11 से विभाजित होगी, और 11 का जो गुणक है वो आ जाए तो भी विभाजित होगी। बात समझ में आ गई। ये संख्या मैं एक लिख रहा हूँ, इसको आप लोग बताइए 11 से विभाजित है कि नहीं है, बताइए है विभाजित। कैसे चेक किया, 8 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा, 17 में 7, 24। जैसे हमने बनाया वैसे बनाया करिए जोड़ के, और फिर यहाँ तुरंत माइनस का चिन्ह लगाइए। अब नीचे देखिए कौन कौन बचा, 1 1 2, और 2 में से 0 जोड़ा कितना आया 2, 24 से 2 घटाइए कितना आएगा 22 में 11 का भाग जाएगा, तो इसका मतलब ये भी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, चाहे तो आप भाग दे के देख। तो 3 से विभाजिता का जो सबसे सरल नियम है उसको आप एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे हमने सवाल लिखा 5 4 3 2 6 7, आपको पता करना है क्या ये संख्या 3 से विभाजित है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन अंकों को 3 से काटना है। देखिए कौन कौन से अंक 3 से कट जाते हैं, 6 कट जाता है, 3 कट जाता है, 5 कटता है, तो 5 को 4 से मिला लो, 9 कट जाता है 3 से, 2 कटता है, 2 को 7 से मिला लो, 9 कट जाएगा 3 से, तो अब इसमें देखिए सारे अंक कट गए, इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित। दूसरा जो नियम हमने बताया था, इन अंकों को जोड़ लीजिए, 5 4 9 3 12 2 14 6 20 20 7 27 में 3 का भाग दीजिए। अगर पूरा पूरा चला जाए तो इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित।
तो कौन वाला नियम सरल है? काटने वाला। इसी प्रकार से 9 से विभाजिता का भी नियम 3 की ही तरह है। अगर हम देखें क्या ये संख्या 9 से विभाजित है तो 3 की तरह इसको भी काटना शुरू कर दीजिए। 9 से देखिए कौन कौन कट रहा है, 5 और 4 9, 9 कट जाएगा 9 से, 6 3 9 कट जाएगा 9 से, 7 2 9, 9 से कट जाएगा। इसका मतलब ये संख्या 9 से भी विभाजित। बात समझ में आ गई? आइए विभाजिता के नियम से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं। तो ये प्रश्न आ गया है 9 6, यहाँ पर स्टार है, 8 8 संख्या 9 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर अंक कितना होगा। यानी कि ये संख्या 9 से विभाजित है लेकिन बीच में एक संख्या गायब है, मैं यहाँ कितना रख दूँ जिससे ये संख्या 9 से विभाजित हो जाए। तो जो नियम आपका जो है 3 से था वही 9 से भी हो जाएगा। पहले काट के देख लीजिए, ये 9 से कट जाएगा। अब यहाँ पर ऐसी संख्या रखिए जिससे जोड़ने पर ये 8 तो कटेगा नहीं, 8 8 16 नहीं कटेगा, और 16 और 6 22 नहीं कटेगा। अब 22 में कितना और जोड़ दें जिससे 9 से कट जाए? 5, 22 5 कितना हो जाएगा? 27। तो ये 9 से कट जाता है, यानी यहाँ पर हमको कितना रखना पड़ेगा? कौन सा उत्तर सही आ गया? यहाँ पर लिखा है 325 स्टार 6 संख्या 3 से विभाजित है। तो यहाँ पर हम कितना रखें जिससे ये 3 से विभाजित हो जाए? यहाँ पर लिखा हुआ है 325 स्टार 6। आपने लगा लिया है? बहुत जल्दी। कौन सा आंसर आया? तो इस किस नियम से लगाया है? काटने के नियम से। 3 से 6 कट जाता है, 3 से 3 कट जाता है, और 5 2 7 कट जाता है? नहीं कटता है। 7 में कितना जोड़े जो 3 से कट जाए? 7 में 2 और जोड़ दीजिए, 5 2 7 तो है ही, इसमें 2 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9, 9 3 से, यानी यहाँ पर हमें कितना लिखना पड़ेगा? 2। कौन सा उत्तर सही आया? आपने कौन सा लगाया था? सही लगा लिया था। यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया है 6 9 1 2 स्टार, ये 25 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या आएगा? तो 25 से विभाजित के लिए मैंने क्या बताया था? संख्या के अंत में 0 0 हो, या 25 हो, या फिर 50 हो, या फिर बस इतना देख लीजिए। अगर 0 0 आखिरी में तो भी 25 से कट जाएगी, 25 है तो भी 50 75। तो यहाँ पर देखिए 2 तो लिखा ही हुआ है, केवल 5 और आपको बनाना है तो 25 मिल जाएगा, संख्या 25 से विभाजित हो जाएगी। तो कौन सा उत्तर सही है? इसमें तो कुछ लगाने ही नहीं पड़ा। चौथा प्रश्न है 34 स्टार 24 संख्या 9 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? 2 3 5 9। तो हमने कहा था कि आप इसको 9 से काट करके देख लीजिए। इसमें 9 से कुछ कट रहा है? 4 3 7 2 9 कट गया, 3 4 7 2 9। अब 4 बचा है। अब यहाँ पर कितना रख दें कि 9 मिल जाए हमको? 5 यहाँ रख दीजिए, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9, और वो 9 9 से कट जाएगा, यानी यहाँ पर कितना आएगा? 5। है सरल। आगे अगला प्रश्न 5 4 3 2 स्टार 7 संख्या 9 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? किस नियम से लगाओगे? जोड़ने के नियम से कि काटने के नियम से? काटने के नियम से लगा लीजिए। 5 4 9, 9 से कट जाएगा। 7 2 9 से कट जाएगा। अब 3 और यहाँ कितना जोड़ दें जो 9 से कट जाए? यहाँ 6 और लिख दीजिए, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9, वो भी 9 से कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 6। प्रश्न नंबर 6 5 6 स्टार 8 9 0 संख्या 3 से अगर पूर्णतया विभाजित है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? किस नियम से लगाओगे? बता दो फिर आंसर कितना होगा? 5। पक्का? कैसे लगाया? काट करके? 3 से 9 कट रहा है, 3 से 6 कट रहा है, और 8 5 कितना हुआ? 13। 13 में 1 जोड़िए, 3 का भाग जाएगा। 3 जोड़िए, 16 में भी नहीं जाएगा। 5 जोड़िए, 18। 18 में 3 का भाग, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? 5 5 10 10 8 18। 18 भी 3 से कट जाएगा, 0 से कोई मतलब है नहीं, तो इसका मतलब ये 5 आएगा।